गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माई लाइन क्लासेस। आई एम डॉक्टर अशोक यादव। कृष्णा मैग्नेट माइंड में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आज की इस इम्पॉर्टेंट वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर और फंक्शंस के विषय में। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं क्या है कुछ खास इसमें। माइटोकॉन्ड्रिया आर बैक्टीरिया साइज्ड ऑर्गेनेल्स विच इज़ अबाउट 1 into 2 माइक्रोमीटर इन साइज। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो बैक्टीरिया के साइज का एक यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनेली होता है, जिसका साइज़ अगर हम देखें तो 1 into 2 माइक्रोमीटर साइज इसका देखने को मिलता है। विच आर फाउंड इन लार्ज नंबर इन ऑलमोस्ट ऑल यूकैरियोटिक सेल, जो लगभग सभी यूकैरियोटिक सेल में बहुत अधिक की संख्या में पाए जाते हैं। क्वेश्चन बात ये आता है कि क्यों ये बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं। इसलिए पाए जाते हैं कि किसी भी लिविंग सेल के अंदर जितनी भी वाइटल एक्टिविटीज़ होती हैं, उन वाइटल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए बहुत अधिक एनर्जी की आवश्यकता होती है। और ये एनर्जी यूकैरियोटिक सेल के अंदर केवल एक ही ऐसा सेल ऑर्गेनेली होता है जो एनर्जी रिलीज करता है। अब वो कौन होता है? हमारे सेल का जो पावर हाउस कहलाता है, दैट इज़ द पावर हाउस ऑफ सेल। और हम किसको कहते हैं? हम बात कर रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया के। अर्थात माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा सेल ऑर्गेनेली होता है जो किसी भी वाइटल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कराने के लिए एनर्जी रिलीज करता है। इसीलिए क्योंकि जिस प्रकार से आपकी बाइक होती है, आपकी कार होती है, तो बाइक और कार को चलने के लिए जो ईंधन होता है, ईंधन से जो एनर्जी रिलीज होता है बच्चों, उसी एनर्जी उसी शक्ति के माध्यम से चलती है। उसी प्रकार से जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके वाइटल एक्टिविटीज़ को अर्थात उनके जीवन को भी चलने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है। और वो एनर्जी कौन देता है? माइटोकॉन्ड्रिया देता है इन द फॉर्म ऑफ द एटीपी। तो इसीलिए जितने भी वाइटल एक्टिविटीज़ हैं, जितनी भी जैविक क्रियाएँ हैं, उनको चलने के लिए जो एनर्जी रिलीज करेगा किसी सेल के अंदर, वो है माइटोकॉन्ड्रिया। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या सबसे ज़्यादा पाई जाती है सेल के अंदर। टिपिकली देर आर अबाउट 2000 माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल्स। अगर यहाँ हम देखें तो लगभग 2000 माइटोकॉन्ड्रिया प्रत्येक सेल में पाए जाते हैं। अर्थात प्रत्येक सेल में अगर माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या की बात करें तो कितना पाए जाते हैं? 2000 माइटोकॉन्ड्रिया, रिप्रेजेंटिंग अराउंड 25% ऑफ द सेल वॉल्यूम। जो सेल वॉल्यूम का, टोटल सेल वॉल्यूम का 25% भाग केवल और केवल माइटोकॉन्ड्रिया एक्वायर करता है ना। अगर हम देखें तो टोटल सेल का जो 25% भाग एक्वायर करता है, ऑक्युपाइज करता है, वो कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये एनर्जी रिलीज करता है। ये क्या है? एनर्जी का पावर हाउस है। यही बैटरी है जिसके माध्यम से टोटल जैविक क्रियाएं चलेंगी। अगर हम बच्चों बात करें तो हमारे शरीर में जैसा बताया है कि एक एवरेज अगर हम मानते हैं तो प्रत्येक सेल में लगभग 2000 माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर है ना, माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर की उपस्थिति डिपेंड करता है टाइप्स ऑफ द सेल, सेल के टाइप्स पर और सेल के फंक्शन पर। जो जितना ज़्यादा सेल फंक्शन करता है, जो ऑर्गन जितना ज़्यादा काम करता है, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या ज़्यादा पाई जाए। जैसे हम बात करें तो हमारे पूरे बॉडी में सबसे ज़्यादा फंक्शन कौन करता है? सबसे ज़्यादा फंक्शन हमारा हार्ट करता है। क्योंकि हार्ट जो होता है वो कॉन्टीन्यूअस पंप आउट करता रहता है, हमारे ब्लड को फ्लो करता रहता है। तो हमारे हार्ट सेल्स में अगर हम देखें तो वहाँ माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या लगभग 5000 माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल्स पाई जाती है। और कौन से हमारे बॉडी ऑर्गन ऐसे हैं इंपॉर्टेंट जहां माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या ज़्यादा होगी? हमारी मांसपेशियां, हमारी मसल्स जो होती हैं, मसल्स भी अनवरत काम करती रहती हैं, तो उनमें भी माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या ज़्यादा होती है। हमारा लीवर हर समय काम करता है, लीवर में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या ज़्यादा होती है। साथ ही साथ हमारा ब्रेन जो है हर समय सोचता रहता है, हर समय कुछ ना कुछ वो सोचता है, कोई ना कोई कार्य करता रहता है। तो हमारे ब्रेन सेल्स में भी सबसे ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या पाई जाती है। लेकिन अगर हम टोटल मिला के कहें तो सबसे ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या हमारे हार्ट सेल्स में देखने को मिलती है, हमारे कार्डियक मसल्स में देखने को मिलती है ना। इट इज़ सो मच इंपॉर्टेंट। तो वही इसमें कहा रहा है कि जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, अगर वहाँ टिपिकली ये देखा जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या पर सेल्स की अगर बात करें तो 2000 माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल्स पाई जाती हैं। लेकिन हार्ट में हमारे कितना पाया जाता है बच्चों? 5000 माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल्स देखने को मिलता है। आइए अब इसके स्ट्रक्चर की बात करें हम, तो स्ट्रक्चर में हम लोग देखते हैं, यहाँ देखिए स्ट्रक्चर की बात करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। Mitochondria are enclosed by two membrane, a smooth outer membrane and a markedly folded or tubular inner mitochondrial membrane which has the large surface and enclose the matrix space। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है बच्चों, ये डबल मेम्ब्रेनस बाउंडेड ऑर्गेनेल्स होता है। क्या होता है? ये डबल मेम्ब्रेन से बाउंड होता है। कितने मेम्ब्रेन से? डबल मेम्ब्रेनस बाउंडेड सेल ऑर्गेनेली होता है, जिसके दो मेम्ब्रेन होते हैं। बाहर की अगर हम देखें तो स्मूथ मेम्ब्रेन जो होता है, बाहर का देखिए जो स्मूथ मेम्ब्रेन होता है, ये देखिए स्मूथ आउटर मेम्ब्रेन जो होता है, ये बाहर की कवरिंग होती है जिसको हम आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं। और अंदर जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, फोल्डेड स्ट्रक्चर होता है, उसको हम इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन कहते हैं। आप इसको फिगर के माध्यम से समझिए। देखिए
ये जो आउटर मेम्ब्रेन आप देख रहे हैं ये बाहर का स्मूथ मेम्ब्रेन कहलाता है, ये बाहर का है। और ये इनर मेम्ब्रेन जो देख रहे हैं ये है इनर मेम्ब्रेन, है ना, जिसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है, अर्थात ये इस प्रकार से इनफोल्डेड पाए जाते हैं। और ये इनर सेल मेम्ब्रेन जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है उसका वो आउटर ग्रोथ होता है, मतलब एक्सेस, वो एक इन्वेजिनेशन आपको देखने को मिलेगा, एक्सेस ग्रोथ देखने को मिलता है किसका, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। तो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन का जो एक्सेस ग्रोथ हो जाता है, आउट ग्रोथ हो जाता है, उसका जो इन्वेजिनेशन आपको देखने को मिलता है, एक अंगुली जैसी उभार जो दिखाई देती है बच्चों, उसको हम क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। और ये ट्यूब्यूल्स के फॉर्म में दिखाई देता है, ट्यूबुलर फॉर्म में दिखाई देता है। तो ये कौन स्ट्रक्चर बनाता है, जो इनर सेल मेम्ब्रेन होता है या इनर माइटोकॉन्ड्रियल जो मेम्ब्रेन जो होता है, यही आउटर, अर्थात इसका जो एक्सेस ग्रोथ हो जाता है, ये फोल्ड हो जाता है, अंगुली जैसी संरचना बना लेता है, इसी को हम क्रिस्टी कहते हैं। और ये क्यों क्रिस्टी बनता है, क्योंकि ये सरफेस एरिया को बढ़ाता है। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा एनर्जी का प्रोडक्शन हो सकता है, तो ये सरफेस एरिया को बढ़ाता है। तो आप एक बार फिगर से देखिए, तो ये बाहर वाला जो होता है इसको हम क्या कहते हैं, आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं। एक मिनट, इसको हम क्या कहेंगे, आउटर मेम्ब्रेन। और ये जो अंदर वाला है इसको क्या कहेंगे, इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच का ये जो जगह होता है बच्चों, इसको हम क्या कहते हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। और इनके अंदर जो तरल पदार्थ पाया जाएगा इसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। तो मैट्रिक्स को कौन कवर्ड करता है, मैट्रिक्स और इनक्लोज्ड विद द हेल्प ऑफ द इनर सेल मेम्ब्रेन। जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होता है ये मैट्रिक्स को इनक्लोज करने का काम करता है, मैट्रिक्स को घेरे रखता है ना। और जो ये है इनर मेम्ब्रेन स्पेस, इनर मेम्ब्रेन स्पेस किसके किसके बीच का होता है, ये आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच का जो जगह होता है उसको हम क्या कहते हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं, यही इसमें लिखा गया है ना। तो आइए बात करते हैं दूसरा क्या कह रहा है, द फोल्ड ऑफ द इनर मेम्ब्रेन आर नोन एज द क्रिस्टी एंड ट्यूब लाइक प्रोट्रूशन आर कॉल्ड द ट्यूब्यूल्स। जैसा कि मैंने बताया कि इनर मेम्ब्रेन जो है अंदर की ओर उसका इन्वेजिनेशन देखने को मिलता है, उसका एक्सेस ग्रोथ हो जाता है, और वो क्या होता है, वो अंगुली जैसी उभार जो दिखाई देती है उसी को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। और ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो ट्यूब लाइक प्रोट्रूशन दिखाई देता है उसको हम ट्यूब्यूल्स कहते हैं, ट्यूब्यूल्स के फॉर्म में दिखाई देता है। जैसा कि आप फिगर में देखिए, ये देखिए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है ट्यूब्यूल्स फॉर्म में, है ना। तो ये जो इस प्रकार से आप इन्वेजिनेशन देख रहे हैं, ये किसका इन्वेजिनेशन है, ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन का इन्वेजिनेशन है। तो इसको हम क्रिस्टी कहते हैं। इसकी सरफेस एरिया अधिक होती है ना। द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस इज लोकेटेड बिटवीन द इनर एंड द आउटर मेम्ब्रेन। जैसा कभी हमें बताया कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच का जो जगह होता है, स्पेस होता है, उसको हम क्या कहते हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। The number and the space of the mitochondria as well as the number of the cristae they have can differ widely from cell type। अर्थात अगर हम ये देखें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या, माइटोकॉन्ड्रिया का शेप और क्रिस्टी की संख्या, ये डिपेंड करता है सेल के टाइप्स पर। अर्थात ये जो होता है सेल स्पेसिफिक होता है, अलग अलग सेल में अलग अलग संख्या के माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, अलग अलग शेप के माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलती हैं, जिनकी क्रिस्टी की भी संख्या कम ज़्यादा होती रहे। क्यों, क्योंकि ये सेल स्पेसिफिक होता है। अर्थात मैंने बताया था, अभी मैंने बताया कि सेल के टाइप्स पर और सेल के फंक्शंस के आधार पर यह डिसाइड होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ ज़्यादा चाहिए। जो सेल ज़्यादा फंक्शन में रहेगा, जो ज़्यादा कार्य करेगा, वहाँ ज़्यादा एनर्जी की खपत होती है, तो उसके लिए माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या निश्चित तौर पे ज़्यादा होना चाहिए। तो डेफिनेटली सी बात है कि जो जितना ज़्यादा फंक्शन करेगा, जो जितना ज़्यादा वाइटल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करेगा, वहाँ उतना ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या, क्रिस्टी की संख्या और माइटोकॉन्ड्रिया का शेप ये डिसाइड करता है सेल के टाइप पर। अर्थात ये सेल के टाइप पर ही घटेगा या बढ़ेगा, उसकी संख्या पर निर्धारित होता है ना। तो ये क्या होता है, सेल टाइप स्पेसिफिक होता है। अगला पॉइंट, टिश्यू विथ इंटेंसिव ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों। माइटोकॉन्ड्रिया का सबसे ज़्यादा यूटिलाइजेशन, सबसे ज़्यादा प्रयोग किस में होता है, दैट इज द ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म में। अर्थात इसका काम होता है एनर्जी प्रोडक्शन के रूप में, और सबसे ज़्यादा कहाँ, हार्ट मसल्स में। जैसे कि मैं अभी बताया, है माइटोकॉन्ड्रिया विथ पर्टिकुलरली लार्ज नंबर ऑफ द क्रिस्टी। अर्थात हार्ट मसल्स में अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या पाई जाती है। सबसे ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या के साथ साथ सबसे ज़्यादा क्रिस्टी की संख्या पाई जाती है। क्यों, क्योंकि वहाँ हमारा हार्ट कॉन्टिन्यूस फंक्शन करता है, कॉन्टिन्यूस का वर्क करता है, इसलिए वहाँ एनर्जी की ज़्यादा खपत होगी, तो वहाँ माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या बहुत ज़्यादा पाई जाती है। दैट इज द लार्ज अमाउंट ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया आर फाउंड इन द मसल सेल्स। क्यों, हार्ट मसल सेल्स, इसलिए कि हार्ट हमारा पंप आउट करता रहता है 24 घंटे बिना स्टॉप हुए, अनवरत काम करता रहता है ना। Even within one types of the tissue, the shape of the mitochondria can vary depending on their functional status। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे कि मैंने बताया कि
अकॉर्डिंग टू द फंक्शंस के आधार पर, सेल के फंक्शंस के आधार पर माइट्रोकॉन्ड्रिया की संख्या डिपेंड करता है। अर्थात इट इज़ अ टाइप ऑफ द, मैंने बता रहे माइट्रोकॉन्ड्रिया की संख्या, माइट्रोकॉन्ड्रिया का शेप वो डिसाइड करता है सेल के टाइप पर एज वेल एज द सेल के फंक्शन पर। ठीक, माइट्रोकॉन्ड्रिया आर मोबाइल प्लास्टिक ऑर्गेनेल्स। माइट्रोकॉन्ड्रिया जो होता है एक मोबाइल और प्लास्टिक ऑर्गेनेल्स होता है ना। अब आइए हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट विषय में डिस्कस करेंगे, अब वो है माइट्रोकॉन्ड्रिया की इवोल्यूशन के विषय में, कि माइट्रोकॉन्ड्रिया का उद्विकास कैसे हुआ, माइट्रोकॉन्ड्रिया आया कहाँ से। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको समझिए। Mitochondria probably developed during an early phase of the evolution from the aerobic bacteria that entered into the symbiosis with the primeval एनएरोबिक यूकैरियोट्स। माइट्रोकॉन्ड्रिया का जो ओरिजिन है बच्चों, इसका उद्विकास है, वो हम अगर देखें तो जिस समय धरती का निर्माण हुआ, जिस समय हमारी धरती अस्तित्व में आई और धरती पर जीवन की शुरुआत जब हुई, तो उस समय सबसे पहले हमारे यहाँ क्या आए थे, प्रोकैरियोट आए थे। कुछ ऐसे जीव आए थे जो प्रोकैरियोट थे, जिनमें न्यूक्लियस बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं था, अर्थात इंसिपिएंट न्यूक्लियस था, न्यूक्लियाइड के रूप में था, बहुत ज़्यादा सेल ऑर्गेनेली नहीं थे, अर्थात केवल कुछ ऑर्गेनेली उसमें थे। तो इस प्रकार के ऑर्गेनिज्म आए थे। तो सबसे पहले हम लोगों को पता है कि जीवन की शुरुआत कहाँ से हुई थी, समुद्र में, अर्थात उस महासागर से शुरू हुई थी। तो समुद्र के अंदर जो पानी था बच्चों, पानी में धीरे धीरे सबसे पहले जो ऑर्गेनिज्म आए थे वो एनारोबिक बैक्टीरिया के रूप में आए थे। फिर जब धीरे धीरे इस एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन इवॉल्व हुआ, तो ऑक्सीजन के बाद जो ऑर्गेनिज्म आए वो थे एरोबिक बैक्टीरिया। तो एरोबिक बैक्टीरिया की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ती गई बच्चों। तो इस प्रकार से एरोबिक बैक्टीरिया ही आगे चलकर माइट्रोकॉन्ड्रिया बन गया। तो माइट्रोकॉन्ड्रिया कौन है बच्चों, ये एरोबिक बैक्टीरिया ही माइट्रोकॉन्ड्रिया में कन्वर्ट हो गए हैं। तो वही इसमें कह रहा है माइट्रोकॉन्ड्रिया प्रोबेबली डेवलप्ड ड्यूरिंग एन अर्ली फेज ऑफ द इवोल्यूशन। बच्चों इसका अभी कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है, लेकिन ये हम आप देखें तो इंडोसिम्बायोंट हाइपोथेसिस, इंडोसिम्बायोंट थ्योरी में ये बताया गया है कि माइट्रोकॉन्ड्रिया का ओरिजिन एरोबिक बैक्टीरिया से हुआ है। इसीलिए माइट्रोकॉन्ड्रिया का शेप और माइट्रोकॉन्ड्रिया के अंदर के जो ऑर्गेनेल्स हैं बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा वो किससे वेरी करते हैं, किससे रिजेंबल करते हैं, किससे उसकी सिमिलरिटीज देखने को मिलती है, बैक्टीरिया से। तो ये बैक्टीरिया से ज़्यादा मिलते हैं, इसलिए हम माइट्रोकॉन्ड्रिया को बैक्टीरिया के जैसा ही कहते हैं, अर्थात इसकी ओरिजिन बैक्टीरिया से ही मानी जाती है। तो माइट्रोकॉन्ड्रिया प्रोबेबली डेवलप्ड ड्यूरिंग एन अर्ली फेज ऑफ द इवोल्यूशन, अर्थात जैव विकास की शुरुआत के समय हुई, अर्ली फेज में ही इसका जो ओरिजिन है वो किससे एरोबिक बैक्टीरिया से हुआ है, दैट इंटर्ड इनटू द सिम्बायोटिक विथ प्राइमेवल एनारोबिक बैक्टीरिया, जो आगे चलकर सिम्बायोन्ट कर गए, अर्थात उनमें सिम्बायोसिस होने लगा। और ये फिर ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने भी यूकैरियोटिक सेल हैं उनके अंदर ये अस्तित्व में आ गए, एग्जिस्टेंस में आ गए। इस फिगर के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं हम लोग बहुत अच्छे से। जैसा कि देखिए बच्चों, जिस समय ऑक्सीजन रिच, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया गया हमारे पूरे इस एटमॉस्फेयर में, जब हमारे यहाँ रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर इज कन्वर्टेड इनटू ऑक्सीडाइजिंग में, जब ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर हुआ और हमारे समुद्र में चारों तरफ पानी ही पानी पानी में ऑक्सीजन की ट्रिमेंडस मात्रा देखने को मिली बच्चों, तो उस समय एरोबिक बैक्टीरिया का उदय हुआ। किसका? एरोबिक बैक्टीरिया का उदय हुआ। एक तरफ एनाएरोबिक बैक्टीरिया थे, है ना। एनाएरोबिक बैक्टीरिया माने ये होता है जिसके लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती। एरोबिक बैक्टीरिया माने वो कि जिनमें ऑक्सीजन की प्रचुर मात्रा देखने को मिलेगी। और एक चीज़ और आप लोग जान लीजिए कि अगर हम यूकैरियोटिक सेल में देखें तो प्लांट में बिल्कुल माइट्रोकॉन्ड्रिया जैसा ही डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड एक और ऑर्गेनेल्स होता है जिसको हम कहते हैं प्लास्टिड, है ना। तो प्लास्टिड और माइट्रोकॉन्ड्रिया दोनों का ओरिजिन बच्चों बैक्टीरिया से ही हुआ है, अर्थात प्रोकैरियोट से ही हुआ है। जहाँ एरोबिक बैक्टीरिया माइट्रोकॉन्ड्रिया का रूप ले लिया, वहीं सियानोबैक्टीरिया जो था बच्चों, ये एक प्रकार का एल्गा होता है, अर्थात प्रोकैरियोटिक एल्गा। तो सियानोबैक्टीरिया ने प्लास्टिड का रूप ले लिया। किसका रूप लिया? अगर हम यूकैरियोटिक सेल के अंदर देखें तो इस फिगर को आप देखिए, बहुत अच्छे से दिखाया गया है। ये एरोबिक बैक्टीरिया है, इस एरोबिक बैक्टीरिया ने माइट्रोकॉन्ड्रिया का रूप लिया, और ये जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जिसको हम सियानोबैक्टीरिया कहते हैं बच्चों, ये आकर किसका रूप ले लिया? प्लास्टिड का रूप ले लिया। तो आप इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, बहुत अच्छे से कह सकते हैं। तो ये देखिए फिगर के अंदर बहुत अच्छे से समझाया गया है कि ये एरोबिक बैक्टीरिया क्या बन गया? माइट्रोकॉन्ड्रिया। देखिए इसमें लिखा गया है ना, ये क्या बन गया? ये माइट्रोकॉन्ड्रिया बन गया। यहाँ लिखिए कॉल मी माइट्रोकॉन्ड्रिया, अर्थात इस एरोबिक बैक्टीरिया को यहाँ माइट्रोकॉन्ड्रिया कहा गया। और ये जो सियानोबैक्टीरिया है जिसको हम फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया कहते हैं, इसको क्या कह रहा है? कॉल मी क्लोरोप्लास्ट, और इसी को क्लोरोप्लास्ट कहा गया। अब ये यूकैरियोटिक सेल बन गया। तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप देखने को मिला, इंडो सिम्बायोंट हुआ। इसके अंदर देखिए अंदर, अर्थात कोशिका के अंदर सिम्बायोसिस की प्रक्रिया हो रही है, एक दूसरे के साथ सहजीविता हो रहा है। तो यही सियानोबैक्टीरिया आगे चलकर प्लास्टिड बन गया,
अर्थात इसका ज़्यादा से ज़्यादा कैरेक्टर रिजेंबल कर रहा है। और ये एरोबिक बैक्टीरिया है, आगे चल के क्या हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि आप देखेंगे तो बैक्टीरिया में भी 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में भी 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में आप देखेंगे तो यहाँ भी क्या होता है, सर्कुलर डीएनए देखने को मिलता है। और आप अगर प्रोकैरियोट में देखें, बैक्टीरिया में देखेंगे तो यहाँ भी सर्कुलर डबल हेलिकल डीएनए देखने को मिलता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें रिजेंबल करती हैं माइटोकॉन्ड्रिया का एरोबिक बैक्टीरिया के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा रिजेंबल करते हैं साइनोबैक्टीरिया का क्लोरोप्लास्ट के साथ। तो इस प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का उदय बच्चों एक प्रकार के प्रोकैरियोट से हुआ है, जो यूकैरियोटिक सेल के अंदर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप रखते हैं ना। तो ये तो रही इनके ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के विषय में, अर्थात इनका विकास कैसे हुआ, किस प्रकार से ये एग्जिस्टेंस में आए। तो इसको आप डिनोट कर लेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ज़्यादा से ज़्यादा ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। ठीक, दिस इंडो सिम्बायोटिक थ्योरी इज सपोर्टेड बाय मेनी फाइंडिंग्स। अगर हम इस इंडो सिम्बायोटिक थ्योरी को पढ़ेंगे बच्चों तो इसमें बहुत सारी फाइंडिंग्स आपको देखने को मिलेंगी, बहुत सारे निष्कर्ष, बहुत सारे कंक्लूजन सामने निकल के आते हैं। फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया हैव अ रिंग शेप डीएनए, अर्थात देखिए जिस प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया में जो डीएनए होता है वो कैसा होता है, रिंग शेप्ड डीएनए होता है, अर्थात कुल मिला के सर्कुलर डीएनए होता है। और यही डीएनए कैसे होता है माइटोकॉन्ड्रिया में भी, देखिए यही कह रहा है दिस इंडो सिम्बायोटिक थ्योरी, एक मिनट, this endosymbiotic theory is supported by many findings. For example, mitochondria have a ring-shaped DNA, that is the 4 molecule per mitochondria, and have their own ribosomes. इसके अंदर भी अपने खुद का राइबोसोम पाया, अर्थात इसके अंदर प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी भी पाई जाती है। जिस प्रकार से इंडिपेंडेंट यूकैरियोट्स के अंदर राइबोसोम्स पाया जाता है, तो इसी प्रकार से यूकैरियोट के अंदर जो सेल ऑर्गेनेल माइटोकॉन्ड्रिया है बच्चों, उसके अंदर इंडिपेंडेंट प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी भी होती है। अगर वो चाहे तो माइटोकॉन्ड्रिया आज भी यूकैरियोटिक सेल से निकलकर अपना एग्जिस्टेंस, अपना लाइफ, फ्री लाइफ अर्थात फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस में आ सकता है, स्वतंत्र रूप से वो जिंदा रह सकता है। कौन, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, अगर दोनों चाहें तो उस यूकैरियोटिक सेल से बाहर निकलकर अपना फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस बना सकते हैं, अपना अस्तित्व कायम रख सकते हैं। क्यों, क्योंकि वो बाहर से ही यूकैरियोटिक सेल के अंदर गए हैं, अर्थात वो चाहें तो यूकैरियोटिक सेल से निकलकर फिर अगर चाहें तो इस यूनिवर्स में अपना एक आधिपत्य बना सकते हैं, एक अपनी संख्या जनरेट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि उनके अंदर रिप्रोड्यूस करने की भी क्षमता होती है, उनके अंदर खुद के डीएनए होती है जो रेप्लिकेट करके अपनी जैसी कॉपी बना लेगी, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया हो चाहे वो प्लास्टिड हो। अर्थात आपको पता होगा कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर डीएनए 3 जगह देखने को मिलता है, एक न्यूक्लियर डीएनए देखने को मिलता है, एक माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए देखने को मिलता है और एक प्लास्टिड के अंदर मिलता है। तो तीनों जगह डीएनए आपको देखने को मिले। अगर ये चाहें तो तीनों इंडिपेंडेंट रूप से अपना संख्या बढ़ा सकते हैं। तो यही इसमें कहा गया है कि जब आप इंडो सिम्बायोटिक थ्योरी को पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारी फाइंडिंग देखने को मिलेगी कि माइटोकॉन्ड्रिया में रिंग शेप डीएनए देखने को मिलता है और इसी प्रकार का डीएनए प्रोकैरियोट में भी देखने को मिलता है, अर्थात बैक्टीरिया के अंदर भी देखने को मिलता है। बैक्टीरिया के अंदर भी राइबोसोम आप देखेंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी अपना खुद का राइबोसोम्स देखने को मिलता है जो प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी का फॉर्मेशन कर सकता है। द माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम बिकम स्मॉलर एंड स्मॉलर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द इवोल्यूशन के समय क्या था, अर्थात इसके अंदर जीनोम देखने को मिला था माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं स्मॉलर क्या थे, जीनोम थे। आज भी आप देख रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए पाया जाता है जिसको माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कहते हैं। तो कुल मिला के बैक्टीरिया का ज़्यादा से ज़्यादा जो कैरेक्टर्स है वो रिजेंबल करता है माइटोकॉन्ड्रिया से, सियानोबैक्टीरिया का ज़्यादा से ज़्यादा कैरेक्टर रिजेंबल करता है प्लास्टिड से। तो इस प्रकार से ये दोनों जो है बच्चों, ये किसके पुख्ता प्रमाण हैं, ये इंडो सिम्बायोटिक थ्योरी के पुख्ता प्रमाण हैं, है ना। अगला देखिए, इन ह्यूमन इट स्टिल्स कंटेन 16,569 बेस पेयर, अर्थात ह्यूमन के अंदर अगर माइटोकॉन्ड्रिया को हम देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो डीएनए है उसमें 16,569 बेस पेयर देखने को मिलते हैं। अर्थात न्यूक्लियोटाइड्स की संख्या कितनी होगी, 16,569 बेस पेयर के न्यूक्लियोटाइड्स देखने को मिलते हैं। विच कोड फॉर 2, अर्थात जो किसके लिए कोड करते हैं, 2 RNAs के लिए, 22 tRNAs के लिए, जो 2 RNA के लिए कोड करते हैं, 22 tRNA के लिए कोड करते हैं और साथ ही साथ 13 प्रोटीन के लिए कोड करते हैं। ओनली दीज 13 प्रोटीन्स मोस्टली सब यूनिट्स ऑफ और रेस्पिरेटरी चेन कम्प्लेक्सेस आर प्रोड्यूस्ड इन द माइटोकॉन्ड्रिया, और ये 13 प्रोटीन जो होते हैं बच्चों, ये रिस्पिरेटरी सब यूनिट्स बनाते हैं, अर्थात ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन या कुल मिलाकर रेस्पिरेशन के समय सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए ये 13 प्रोटीन्स जो होते हैं ये सब यूनिट्स रेस्पिरेटरी चेन कॉम्प्लेक्स के सब यूनिट्स बनाते हैं और उनमें वो काम करते हैं, हेल्प करते हैं। तो ये अपना खुद का प्रोटीन बना लेता है, अपना खुद का RNA बना लेता है, अपना खुद का tRNA बना लेता है, अर्थात इसके अंदर जो जीनोम पाया जा रहा है, जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है बच्चों, वो खुद
ही प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी का फॉर्मेशन कर सकता है, खुद ही रेप्लिकेट करके अपनी संख्या बढ़ा सकता है, हर एक चीज़, हर एक वाइटल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पास डीएनए है ना। The mitochondrial envelope consists of the two membrane also supported the endosymbiotic theory। इसके पास दो मेम्ब्रेन अर्थात डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है। इसमें आउटर मेम्ब्रेन पाया जाता है और इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पाया जाता है, जो सपोर्ट करते हैं इंडोसिम्बायोटिक थ्योरी के लिए। तो जिस प्रकार से आप देख रहे हैं, ये क्या है, ये साबित हो जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया ये क्या है, एक प्रकार का प्रोकैरियोट था, एक प्रकार का बैक्टीरिया था, और जो पहले जो अर्ली टाइम ऑफ द इवोल्यूशन के समय देखा गया था, आज वो यूकैरियोटिक सेल के अंदर भी पाया जा रहा है ना। ये देखिए इंडोसिम्बायोटिक थ्योरी को कितना बढ़िया समझाया गया है। ये देखिए एंसेस्ट्रल होस्ट सेल था, उस एंसेस्टर होस्ट सेल के अंदर ये देखिए एरोबिक बैक्टीरिया यहाँ जाकर ये माइटोकॉन्ड्रिया बन गए, यहाँ देख लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया, और ये जो सियानो बैक्टीरिया थे ये इंटर करके क्या बना लिए, अब ये आगे चलकर क्या बन गए, ये प्लास्टिड बन गए, है ना। तो ये देखिए ये यूकैरियोटिक सेल है जिसको हम मॉडर्न सेल कह रहे हैं, ये प्रिमिटिव सेल था जिसको हम एंसेस्टर, अर्थात ये जब ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में जब जीवन में जब धरती पर जीवन की शुरुआत हुई तब ये थे, अर्थात ये जो एक यूकैरियोटिक सेल बना है ये प्रोकैरियोट से ही यूकैरियोटिक सेल बना है। तो प्रोकैरियोट में एरोबिक बैक्टीरिया जाके माइटोकॉन्ड्रिया बना लिए, और सियानो बैक्टीरिया जो थे वो जाके क्या बना लिए, प्लास्टिड बना लिए। यहाँ आपको देखने को मिल रहा है, फिगर को देख लीजिए, बहुत अच्छे से देख लीजिए। ये देखिए ये माइटोकॉन्ड्रिया है और ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट है ना। क्लोरोप्लास्ट कौन है, ये है, और माइटोकॉन्ड्रिया कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया ये है। अर्थात एरोबिक बैक्टीरिया आगे चल के माइटोकॉन्ड्रिया बन गया, और जो सियानो बैक्टीरिया था वो आगे चल के क्या बन गया, प्लास्टिड बन गया, और इस प्रकार से मॉडर्न सेल का निर्माण हुआ जिसको हम यूकैरियोटिक सेल कहते हैं, है ना। द इनर मेम्ब्रेन, आगे देखिए, द इनर मेम्ब्रेन डिराइव्ड फ्रॉम द फॉर्मर सिम्बायोंट हैज़ अ स्ट्रक्चरल रिमिनिसेंट ऑफ द प्रोकैरियोट्स, अर्थात प्रोकैरियोट्स के द्वारा ही इसके इनर सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन, जो आप देखिए जब आप बैक्टीरिया पढ़ेंगे तो उसमें इनर जो इनफोल्डिंग देखने को मिलती है जिसको हम मीजोसोम्स कहते हैं, तो उसके अंदर भी उसके इनर मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग देखने को मिलती है। इसी प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी इनर मेम्ब्रेन की जो इनफोल्डिंग हो रही है वही तो क्रिस्टी कहलाती है। तो ये सब प्रमाण किसके हैं, अर्थात ये प्रोकैरियोट के प्रमाण साबित करते हैं, बताते हैं। इट कंटेन्स द अनयूजुअल लिपिड, कार्डियोलिपिड एंड हार्डली एनी कोलेस्ट्रॉल, अर्थात इनके अंदर लिपिड्स पाई जाएगी और कोलेस्ट्रॉल के कंपोनेंट देखने को मिलते हैं। आगे देखिए, बोथ माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन्स और वेरी रिच इन प्रोटीन्स, अर्थात दोनों जो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होते हैं, चाहे वो आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन हो चाहे वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन हो, उनमें अधिक संख्या में क्या देखने को मिलती है, रिच अमाउंट में आपको प्रोटीन देखने को मिलेगी, अर्थात ये प्रोटीन के बने होते हैं, अधिक संख्या में अधिक रिच अमाउंट में क्या पाए जाएंगे, प्रोटीन। तो दोनों जो मेम्ब्रेन होते हैं, चाहे वो आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन हो चाहे वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन हो, दोनों क्या होते हैं, वो दोनों बोथ माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन आर वेरी रिच इन प्रोटीन। जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे कि माइटोकॉन्ड्रिया के दोनों मेम्ब्रेन, चाहे वो आउटर मेम्ब्रेन हो चाहे वो इनर मेम्ब्रेन, इनमें अधिक मात्रा में क्या देखने को मिलते हैं, प्रोटीन देखने को मिलते हैं। पोरिन्स in the outer membrane allow small molecules to be exchanged between the cytoplasm and the intermembrane space। जो आउटर मेम्ब्रेन में पाया जाने वाला जो पोरिन्स होता है वो क्या करता है कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को अलाउ करता है एक्सचेंज करने के लिए, अर्थात किसके बीच में, साइटोप्लाज्म और इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। इंटरमेम्ब्रेन स्पेस और साइटोप्लाज्म के बीच में जो एक्सचेंज होता है, जो आदान प्रदान होता है स्मॉल मॉलिक्यूल्स को, वो किसके द्वारा होता है, वो पोरिन्स के द्वारा होता है। और ये पोरिन्स कहाँ पाए जाते हैं, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन में देखने को मिलते हैं। तो पोरिन्स का काम होता है किसी भी स्मॉल मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करना, अर्थात एक्सचेंज करना फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू द इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस के बीच में, है ना। द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इज कम्प्लीटली इम्परमिएबल इवन टू स्मॉल मॉलिक्यूल्स। जो इनर मेम्ब्रेन होता है बच्चों, आउटर मेम्ब्रेन का जो पोरिन्स होता है वो तो परमिएबल होता है, अर्थात किसी न किसी छोटे मॉलिक्यूल्स को अंदर आने की अनुमति देता है, लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन होता है बच्चों वो बिल्कुल कंप्लीटली क्या होता है, इम्परमिएबल होता है, अपारगम्य होता है, जो यहाँ तक कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को भी अलाउ नहीं करता अंदर आने के लिए, केवल और केवल किसको छोड़कर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ही वो परमिट करता है अंदर आने के लिए, और किसी को भी वो परमिट नहीं करता, अर्थात कंप्लीटली इम्परमिएबल होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन जो होता है वो कंप्लीटली इम्परमिएबल होता है, जो छोटे से छोटे मॉलिक्यूल को भी अंदर आने की अनुमति नहीं देता है, केवल और केवल ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को छोड़कर उनको वो अंदर आने देता है, उसी के लिए वो परमिएबल होता है। द न्यूमरस ट्रांसपोर्ट इन द इनर मेम्ब्रेन इंश्योर
द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट मेटाबोलाइट्स, अर्थात जो इनर मेम्ब्रेन होता है बच्चों, कुछ इंपॉर्टेंट्स मॉलिक्यूल्स के लिए, कुछ इंपॉर्टेंट मेटाबोलाइट्स के लिए वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने का काम करता है। अर्थात जो आवागमन का काम है कुछ इंपॉर्टेंट मेटाबोलाइट्स के लिए ही वो परमिएबल होता है, अदरवाइज किसी को अंदर नहीं आने देता है ना। अर्थात वो कंप्लीटली क्या होता है, इम्परमिएबल होता है। तो आप इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि जो इनर मेम्ब्रेन होता है वो कुछ इंपॉर्टेंट मेटाबोलाइट्स को ही इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने के लिए अनुमति देता है। The inner membrane also transport respiratory chain complexes, ATP synthetase and the enzyme। जो inner membrane होता है वो important metabolites हैं कौन कौन, जो important metabolites को परमिट करता है अंदर आने के लिए वो है respiratory chain complexes। जो respiratory chain complexes हैं ATP को अंदर आने देता है, एटीपी सिंथेटेज जो एटीपी बनाने के लिए जो एंजाइम रिस्पांसिबल होते हैं उनको अंदर आने देता है, और कुछ और एंजाइम्स को। तो कुछ एंजाइम्स को, कुछ एटीपी सिंथेटेज एंजाइम को जो एटीपी का फॉर्मेशन करते हैं, और कुछ रेस्पिरेटरी चेन कॉम्प्लेक्सेस को वो अंदर आने की अनुमति देता है इन द फॉर्म ऑफ द इंपॉर्टेंट मेटाबोलाइट्स। तो ये इंपॉर्टेंट मेटाबोलाइट्स को ही परमिट करता है कौन, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। और सबके लिए छोटे से छोटे मॉलिक्यूल्स को भी अंदर नहीं आने देगा, उनके लिए वो क्या होता है, कंप्लीटली इम्परमिएबल होता है। लेकिन वहीं आउटर मेम्ब्रेन जो है उसमें जो पोरिन्स पाया जाता है वो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स को अंदर आने की अनुमति देता है ना। द मैट्रिक्स इज आल्सो रिच इन एंजाइम, मैट्रिक्स में क्या होता है, द मैट्रिक्स इज आल्सो रिच इन एंजाइम, अर्थात मैट्रिक्स के अंदर आप देखेंगे तो एंजाइम की संख्या बहुत अधिक मात्रा देखने को मिलती है, अर्थात एंजाइम बहुत ज़्यादा रिच अमाउंट में देखने को मिलते हैं, है ना। तो ये तो रहा स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, जिसके अंदर हम इंपॉर्टेंट कंपोनेंट को देख लिया कि इसके अंदर जो मेम्ब्रेन होते हैं उनका क्या फंक्शन होता है, किसके लिए परमिएबल है, किसके लिए नॉन परमिएबल है ना। और इसके हम इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू को भी देख लिया कि ये माइटोकॉन्ड्रिया के इवोल्यूशन कहाँ है, उसका विकास कहाँ से हुआ है, कहाँ से आए हैं। तो उम्मीद है बच्चों ये वीडियो सेगमेंट्स आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर बच्चों ये वीडियो सेगमेंट्स आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल हो, तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर हमको ओके जरूर लिखें, जिससे हमको समझ में आए कि आपको ये समझ में आ रहा है। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेगमेंट के साथ, तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।